तो दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग सेक्शन वाइज करेंगे, ज्योग्राफी का करेंगे। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट बचा हुआ है। बाकी तो हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफ़ी वीडियो कर चुका हूँ, उसमें अभी हो सकता है एक आध दो वीडियो बचा हो। और मॉडर्न हिस्ट्री करवाया जा चुका है, एंशिएंट करवाया जा चुका है, मेडाइवल करवाया जा चुका है, सारा करवाया जा चुका है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करवाया जा चुका है। और कुछ वीडियो फुल लेंथ BPSC का भी करवाया जा चुका है। तो सारा वीडियो देखना ज़रूरी है अगर कम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करना हो तो। ठीक है, चलिए। और ये विभिन्न PCS और IAS में भी पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होंगे। ठीक है, जनरल में जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, और BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर अन्य स्टेट में भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। तो कथन और कारण का प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हाँ, सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये भी सही है। ठीक है, हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सही व्याख्या नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए कथन और कारण दोनों सही, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना है। ठीक है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन कारण का ये भी प्रश्न है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, तो ये सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। ठीक है, हिमालयों में स्थित है हिमालय नदियां, इस वजह से ही सतत वाहिनी है, क्योंकि बर्फ पिघलते रहते हैं और पानी लगातार आता रहता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, और व्याख्या भी सही करता है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, ये तो सही है, और हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, इस वजह से ही सतत वाहिनी है। ठीक है, इसी कारण से तो कथन और कारण दोनों सही है, और व्याख्या भी सही करता है। तो A और R दोनों सही, और RA की पुष्टि करता है, तो B आंसर हो जाएगा। ठीक है, B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो इनमें प्राचीनतम है बृहत हिमालय श्रेणी, प्राचीनतम है। ठीक है, इनमें शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहत हिमालय और धौलाधार श्रेणी में इनमें बृहत हिमालय श्रेणी प्राचीनतम है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है ट्रांस हिमालय, तिब्बत क्षेत्र में है। उसके बाद बृहत हिमालय, महान हिमालय दूसरे नंबर पर, तीसरे लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा है बाह्य उप हिमालय या शिवालिक बोला जाता है। ठीक है, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला ट्रांस हिमालय, तिब्बत क्षेत्र वाला, और बृहत हिमालय, महान हिमालय दूसरे नंबर पर, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा है बाह्य या उप हिमालय शिवालिक। ठीक है, अतः उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय
सबसे प्राचीनतम श्रेणी ऑलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। तो इन जो विकल्प दिया गया है इनमें बृहद हिमालय सबसे प्राचीन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है क्या? तो भाबर कहा जाता है। ठीक है, भाबर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता तक फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की संरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इनमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। ठीक है, भाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? तो भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? उप हिमालय क्षेत्र के सहारे समतल मैदान जो है वो भाबर है और उसके बाद तराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश क्या है? तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। ठीक है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियां जो है निम्न में से हिमालय की हिस्सा है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हिमालय की हिस्सा है शिवालिक पहाड़ियां। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किसमें? तो सेनोजोइक काल में। शिवालिक या इसी को बाह्य हिमालय बोलते हैं। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। ध्यान रखेंगे। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 850 से 1200 मीटर के मध्य है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई। लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के मध्य है। इस स्थिति में निकटतम विकल्प ए अभिष्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें 850 से 1200 मीटर के मध्य ऊंचाई दिया गया है, तो सबसे निकटतम यही है क्योंकि शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर के मध्य होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो क्या है? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। ठीक है,
शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र जो है उदाहरण है किसका, तो गिरिपद की स्थिति का। ध्यान रखते चलेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे तो ध्यान में आता चला जाएगा। ठीक है, एक बार देखें फिर दूसरे बार रिवाइज करके और इसको याद कर लीजिए। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी की जमाव से हुआ है। इसकी संरचना इतनी अधिक है कि समूची नदी इनमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर इसके केवल सूखे घाटी ही दिखाई पड़ते हैं। भाबर मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व भागों में कम हो जाती है। भाबर मैदान की जो चौड़ाई है ये पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, मतलब पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है भाबर का प्रदेश और पूर्व में थोड़ा कम है चौड़ा। कृषि कार्यों हेतु ये मैदान उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंकड़ बजरी से बनी हुई है और नीचे पानी वो होता है, लेकिन ऊपर में सूखा मैदान देखता है लेकिन अंदर पानी होता है क्योंकि कंकड़ बजरी से वो सब ढक जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो मैदान मिलता है वो तराई वाला होता है, दलदली। पहले भाबर, उसके बाद जो दक्षिण में उसका मिलता है तो वह तराई मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में तो है, सिक्किम में भी और हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य निम्नवत है। ठीक है, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है मैदानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या देखेंगे? जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। हिमालय की यात्रा में आप लोग क्या देखेंगे? तो गहरे गड्ढे, खड़ देखेंगे, गहरे खड्ड। ठीक है, ये भी यू घुमाव वाली नदी मार्ग। ठीक है, यू घुमाव वाली नदी मार्ग ये भी है सही। समांतर पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, समांतर पर्वत श्रेणियां भी, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी है। ठीक है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी है। तो ये सभी देखेंगे हिमालयी क्षेत्र में। तो उपयुक्त में से कौन हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो ये सभी है, डी आंसर हो जाएगा। गहरे खड्ड भी, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी, समांतर पर्वत श्रेणियां भी, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी है। तो डी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों सही होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। उपरोक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के, हिमालय कैसी पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत है, भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत वाले पर्वतों में ये जो भू आकृतिक लक्षण है प्रमुख स्थान रखते हैं। जो ये सब दिया गया है, चारों ऑप्शन सभी नवीन वलित पर्वत के में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये जम्मू कश्मीर और ये क्या बोलते हैं, लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है, जब इधर लद्दाख है, ये वाला, और इधर जम्मू कश्मीर। तो ये कौन सी भू आकृति है, कौन सा मानचित्र है, इसमें कौन कौन से श्रेणी है? तो इसमें श्रेणी कौन कौन सी है? ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है
और पीर पंजाल है। ठीक है, काराकोरम, पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो आता है ट्रांस हिमालय में तीनों, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय में आता है, और ये फिर पीर पंजाल है चौथा श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये तीनों जो श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय में आता है। ठीक है, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। ठीक है, पहले की है, हिमालय से पहले की ट्रांस हिमालय, सी आंसर होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख भी है, ये पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब हो गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर करके जम्मू कश्मीर एंड दूसरा लद्दाख, दो यूनियन टेरिटोरी में बांट दिया गया है। ठीक है, दो संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के पास तो विधानसभा होगी, लेकिन इसके पास नहीं होगी। ठीक है, लद्दाख के पास विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास विधानसभाएं हैं अपनी। ठीक है, ये 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति है कि लद्दाख एक अलग यूटी बना दिया गया है, संघ शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर एक अलग है। तो वहाँ की जो मानचित्र है वो है, उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के दिए गए उपयुक्त मानचित्र के 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः इस प्रकार हैं: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है लघु हिमालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, बी आंसर हो जाएगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रेणियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: महान, वृहत अथवा आंतरिक हिमालय, दूसरा है लघु अथवा मध्य हिमालय, और तीसरा है उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, महान अथवा आंतरिक हिमालय हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्रमुख तथा सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तथा औसतन ऊंचाई जो है 2500 मीटर है। ठीक है, लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 1828 से 3000 मीटर के बीच है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। इस प्रकार लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। तो पहले कौन आया? पहले महान हिमालय, उसके बाद कौन? तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसको बोलते हैं, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इनमें सबसे नवीन कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, इनमें से विंध्य, अरावली, अन्नामलाई और शिवालिक में शिवालिक सबसे नवीन पर्वतमाला है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली श्रृंखला है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन है यहाँ? लेकिन पूछा गया है उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण क्या है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके बाद धौलधार है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलधार आता है। तो पहले क्या हो जाएगा? पहले दक्षिण में धौलधार हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद
लद्दाख, उसके बाद काराकोरम हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये उत्तर में सबसे होगा। ठीक है, तो सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, उसके दक्षिण में तो लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद धौलधार। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान रखेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली कौन सी श्रृंखला है? तो इनमें है उत्तर दिशा की ओर, तो मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहले पीर पंजाल आएगा। जैसे देखिए उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो यहाँ से देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। तो ये दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, पीर पंजाल, फिर जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम। मतलब कि उत्तर में क्या हो गया, देखिए काराकोरम, लद्दाख, उत्तर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए कैसे हो गया, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम हो गया ना। उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो यही है, बी आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल दक्षिण में, उसके उत्तर में जास्कर, उसके उत्तर में लद्दाख, उसके उत्तर में काराकोरम। तो यही हो गई उत्तर की ओर, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, उसके उत्तर में जास्कर, उसके उत्तर में लद्दाख तथा उसके उत्तर में काराकोरम। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र में से संबंधित है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? मतलब इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनमें पूर्व में कौन होगा? इनमें कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा सबसे पूर्व हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, उसके बाद धौलागिरी होगा। ठीक है, तो सबसे पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है, तो पूर्व में कंचनजंगा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंचनजंगा हो गया सबसे पूर्व में, और उसके बाद कौन था? उसके बाद यहाँ पे देखिए एवरेस्ट है उसके पश्चिम में। ठीक है, और धौलागिरी इधर है ना, अभी नहीं पता चलेगा, इसमें थोड़ा कुछ नहीं है। देखिए यही होगा, बी आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पूर्व में इसमें कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, उसके बाद अन्नापूर्णा, उसके बाद धौलागिरी है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम यही हो जाएगा, बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है,
तो कम होता है। ठीक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में क्या होता है, तो कम होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन से और समझ में आएगा। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान क्रमशः 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन का मान कम है। ठीक है, मतलब कि जो पूर्वी हिमालय है उसमें ट्री लाइन का मान अधिक है, मतलब 3600 से 3800 मीटर है, और पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन का मान कितना है, तो 3300 से 3600 मीटर ही है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है हिमालय क्षेत्र में? तो तापमान में गिरावट आता है, उससे भी वनस्पति में परिवर्तन आता है। वर्षा में बदलाव होता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, और मिट्टी का अनउपजाऊ होना ये भी है कारण। ठीक है, तेज हवा नहीं, तो 1 2 3 3 सही हो जाएगा, 1 2 3, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? तो तापमान में गिरावट आता है, और दूसरा वर्षा में बदलाव भी होगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, और मिट्टी का अनुपजाऊ होना ये भी कारण है। तेज हवा ये कारण नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे समझ में आएगा। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। ठीक है, हवा का हल्का होना, तेज हवा नहीं। ठीक है, हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना। ठीक है, ऊंचाई क्षेत्र जैसे बढ़ता है तो भू क्षेत्र कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में विलोपित दर्शाया, अर्थात इस प्रश्न को छोड़कर मूल्यांकन किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस प्रश्न को हटा दिया गया था, लेकिन आंसर होगा ए आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो पटकोई श्रेणी इनमें सबसे नवीनतम है। अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, पटकोई श्रेणियों में पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा जो है पटकोई श्रेणियों से संलग्न नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा जो है पटकोई से संलग्न नहीं है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, पटकोई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है?
तो जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बी आंसर होगा। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है। ठीक है, यह जो श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग क्या कौन है? तो लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चीन का भाग है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। डी आंसर होगा। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अक्साई चीन वाले भाग पर चीन ने इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन है, क्या है? तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। ए आंसर होगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,000 लगभग में 8,850 मतलब 8,848 मीटर है ऊंचाई ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ठीक है, 8,850 दिया है, 8,848 मीटर होता है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8,848 मीटर, लगभग 8,850 मीटर। अतः विकल्प ए सही है। हिमाचल प्रवाची है। तो हिमाचल किसका प्रवाची है? तो मध्य हिमालय का प्रवाची है। ठीक है, हिमाचल मध्य हिमालय का प्रवाची है। तो बी आंसर हो जाएगा। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का प्रवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा में। तो इनमें सबसे प्राचीन अरावली है। ठीक है, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये काफी बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट बहुत होते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। पीर पंजाल का ये क्या बोलते हैं, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। ठीक है, जो अरावली श्रेणी है ये कब निर्माण हुआ था इसका?
तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ये भी पूछा जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है ये अरावली श्रेणी। ठीक है, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है अरावली की, वो है माउंट आबू की गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखेंगे, ये सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन आसपास से, तो इसको डिटेल्स को भी देखते चलेंगे। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया में है, 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है इसका लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत की प्राचीनतम आप लोग को पता है कि अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है, तो आप लोग को पता है कि अरावली की अनुमानित आयु तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व, तो यह है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो अरावली जो है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, डी आंसर होगा। अवशिष्ट पर्वत रेजिड्यूल माउंटेन उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अप्रदन की शक्तियों द्वारा कटकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अप्रदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि हैं। अरावली की पहाड़ियाँ प्रारंभिक पर्वत की केवल चिन्ह मात्र रह गई है, मतलब इसमें काफ़ी अप्रदन हुआ है। ठीक है, बहुत प्राचीन पर्वत श्रेणी है, इसमें काफ़ी अप्रदन हुआ है, इस वजह से इसको अवशिष्ट पर्वत भी या रेजिड्यूल माउंटेन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, ए आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ए आंसर हो जाएगा। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अन्य प्रश्नगत चोटियों की ऊंचाई इस प्रकार है, डोराबेटा कितना ऊंचा है, तो डोराबेटा 2637 मीटर ऊंचा है। अमरकंटक कितना ऊंचा है, तो 1048 मीटर ऊंचा है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर। तो सबसे ऊंची कौन है, अनाईमुडी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी स्थिति कहाँ है, तो केरल के इडुक्की जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रृंखला स्थित है, तो सतपुड़ा श्रृंखला स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण लगाना है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण नल्ला मल्ला, नीलगिरी, जावेरी, अन्नामलाई। तो इनमें देखिए
ये हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके जावेरी, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई। ठीक है, क्योंकि नीलगिरी के दक्षिण में है अन्नामलाई और जावेरी उससे थोड़ा ऊपर है नीलगिरी से। और ये नल्ला मल्ला ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नल्ला मल्ला। उसके बाद जावेरी ये उत्तर में आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जावेरी, ठीक है, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन हो गया? तो नल्ला मल्ला पहाड़ी, उसके बाद जावेरी, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई। तो सी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो आप लोग को पता है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे मिलती है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार ये रिपीट होते हैं, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु तो कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी पहाड़ी है, वहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी मिलती है और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर भी स्थित है नीलगिरी। ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, ये जो श्रृंखला है नीलगिरी, ये पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, तो किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इनमें देखिए, अगर केरल और कर्नाटक होता तो भी वो किया जाता, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु देख लीजिए। तो नीलगिरी पर्वतमाला यह महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, आप लोग को पता है। ठीक है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है जो कि 2637 मीटर है, जो दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर आप लोग को पता है अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है, 2695 मीटर ऊंची है। ठीक है, आप लोग को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए अच्छे से करते चलेंगे क्योंकि काफ़ी रिपीट होते हैं मैपिंग से क्वेश्चन। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट का आप लोग के लिए लाया जा सके और आप लोग की तैयारी में हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तेल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है क्या? तो रमन सागर पर्वत रखा गया है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में, ठीक है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है क्या? तो रमन सागर पर्वत रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने तीन समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें
एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में, पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या, तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस सागर का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। रमन सागर पर्वत रखा गया है। ठीक है, बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में जो खोजा गया है उसी का नाम क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर है। तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर है? नहीं, उत्तरी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर नहीं है। ये दक्षिणी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर है पश्चिमी घाट। तो यही गलत हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, तो ये भी सही है, लेकिन ए गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इनमें से अजंता जो है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री में अजंता सिर्फ एक ही राज्य में फैली है। ठीक है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? तो अजंता जो है एक ही राज्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। ठीक है, अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों तक है। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।